हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई 2025। तो आज के हमारी द हिंदू की न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले होगी ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी के बारे में। दूसरा है भारत का डिजिटल विभाजन, उसको हम देखेंगे। तीसरा है OBR ग्लोबल चैलेंज को लेकर हम बात करेंगे। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है रेयर ग्रेट हॉर्नबिल साइटिंग इन एझिमाला स्पार्क्स रिन्यूड कॉल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एझिमाला जो है केरल में दुर्लभ ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी दिखने लगा है और उससे जैव विविधता संरक्षण को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। ये जो पक्षी है आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है और इसकी एक खास बात है इसकी जो विशिष्ट चोंच और रंगीन उपस्थिति के लिए ये काफ़ी फेमस है। IUCN रेड लिस्ट में 2018 में इसे संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल प्रजाति के रूप में इसको ऐड किया गया था और वनों की कटाई और आवास नुकसान के कारण, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है तो जिसकी वजह से इसका आवास का नुकसान हो रहा है। एझिमाला जैसे क्षेत्र में इस पक्षी का दिखना जो है स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि का एक सिंबल है, लेकिन यह संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। ग्रेट हॉर्नबिल मुख्य रूप से फल खाने वाला पक्षी होता है जो कि बीज फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जो जंगल की जैव विविधता है वो बनी रहती है, क्योंकि ये फल खाकर एक जगह से दूसरी जगह बीज ले जाता है जब फेंक देता है तो उससे क्या होता है कि जैव विविधता जंगल में बनी रहती है। इसके अलावा ये छोटे जो स्तनधारी सरीसृपों और जो अन्य पक्षियों का भी शिकार करता है जो कि खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए इसकी पारिस्थितिकी क्या है। सबसे पहले आवास, अगर इसकी हम प्रायोरिटी देखें तो घने प्राथमिक सदाबहार जंगल जो होते हैं, मिश्रित पर्णपाती वन, विशेष रूप से बड़े पुराने वृक्षों वाले क्षेत्र जहां पर घोंसले के लिए इन्हें उपयुक्त ग्रहाएं उपलब्ध हो सकती हैं। ऊंचाई अगर नॉर्मली तौर पर देखें समुद्र तल से 600 मीटर तक, लेकिन कभी कभी 2000 मीटर तक भी ये पाया जाता है। आवास की चुनौतियां काफ़ी बनी है, जैसे वनों की कटाई हो रही है तो इसका आवास स्थान नष्ट किया जा रहा है। खनन और मानवीय अतिक्रमण ने इसका जो आवास है आवास सिकुड़ रहा है, जिसके कारण IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके आहार और खाद्य श्रृंखला में इसकी भूमिका क्या है। मुख्य रूप से ये फल भक्षी है, मतलब कि ये फल खाता है, विशेष रूप से अंजीर और जैसे फल खाता है। इसके अलावा छोटे स्तनधारी सरीसृप, कीड़े और जो अन्य पक्षी वो भी इसका भोजन बनते हैं। इसके अलावा बीज फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल की जैव विविधता पुनर्जनन के लिए काफ़ी जरूरी है। इसको जंगल का किसान भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला जैसे अपेक्स कंज्यूमर के रूप में छोटे जीवों की आबादी को यह नियंत्रित करता है। प्रजनन और घोंसला व्यवहार कैसा है इसका। मौसम के अकॉर्डिंग ये प्रजनन करता है। अगर हम देखें जनवरी से अप्रैल के बीच मोस्टली देखा जाता है। इसके अलावा घोंसला जो प्राकृतिक वृक्ष गृह हैं वो आमतौर पर बड़े पुराने वृक्षों में होती है। मादा घोंसलों में खुद को मल और मिट्टी से बंद कर लेती है, केवल एक छोटी छिद्र ही छोड़ती है जिससे वो नर है वो भोजन पहुंचाता है उस तक। उसके बाद अंडे और चूजे, मादा जो है 1-2 अंडे देती है और चूजे 3-4 महीने तक घोंसले में रहते हैं। इसी दौरान मादा चूजे पूरी तरह नर पर ही निर्भर होते हैं। इसका पारिस्थितिकी महत्व काफ़ी है। यह व्यवहार बड़े वृक्षों की संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हैं, क्योंकि इसके बिना प्रजनन जो है संभव नहीं हो पाता। सामाजिक व्यवहार कैसा है इसका। ग्रेट हॉर्नबिल आमतौर पर एक पत्नी यानी कि मोनोगैमियस होते हैं और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। समूह कभी कभी छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। 5 से 20 पक्षी में फल वाले वृक्षों पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन प्रजनन के दौरान ये क्षेत्रीय होते हैं। संचार, जोरदार गूंजने वाली आवाज़ें और चोंच टकराने वाली आवाज़ें जो कि जंगल में लंबी दूरी तक सुनाई देती, तो इसके ज़रिए वे संचार करते हैं। परितंत्र में योगदान इसका क्या है। बीज फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता संकेतक, ग्रेट हॉर्नबिल की जो उपस्थिति है स्वस्थ है अशून्य जंगल का संकेत होती है। पारिस्थितिकी संतुलन, छोटे जीवों का शिकार करके खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखता है। संरक्षण की चुनौतियां, आवास का विनाश होता है, वनों की कटाई, शहरीकरण में घोंसला स्थल और भोजन स्रोत कम हो रहे हैं, ये इसकी चुनौतियां। शिकार, कुछ क्षेत्रों में इसकी चोंच पंखों के लिए अवैध शिकार किया जाता है। मौसम बदलाव और फलों की उपलब्धता में जो कमी हो रही है इसके प्रजनन और आहार को प्रभावित करती है। संरक्षण के प्रयास कौन कौन से किए गए। एफर्ट, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। भारत में पश्चिम घाट, पूर्व उत्तर राज्य और केरल के अभ्यारण्यों में इसको संरक्षण दिया जाता है।
जागरूकता, स्थानीय समुदायों को इसकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना, वृक्ष संरक्षण, बड़े पुराने वृक्षों को कटने से बचाना जो कि इसके घोंसले के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब हमारी दूसरी न्यूज़ है पेयरिंग इनटू इंडियाज़ डिजिटल डिवाइड, मतलब कि इंडिया भारत की जो डिजिटल विभाजन है उसका क्या रोल है। जो शहरी और ग्रामीण अंतर देखने को मिलता है। भारत के जो शहरी क्षेत्र है उसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन की पहुंच काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। 2023 तक भारत में 67% इंटरनेट जो उपयोग करता थे, जिनमें से ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों से थे और उच्च गति का ब्रॉडबैंड 4G 5G नेटवर्क। स्मार्टफोन की उपलब्धता ने शहरी डिजिटल को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच सीमित होती है। कई ऐसे भी गांव होते हैं जहां पर अभी आज तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया। 2023 में एक आंकड़े इकट्ठा किए गए थे जिससे 37% जो आबादी है उसके पास इंटरनेट उपलब्ध था गांव के क्षेत्र में। खराब नेटवर्क कवरेज, बिजली की कमी, उपकरणों की लागत, ये सब इसमें चुनौतियां देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता होती है। कम आय वाले समूहों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट की लागत एक बड़ी बाधा होती है। मध्यम और उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं डिजिटल सेवा जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान का अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग इससे वंचित रह जाता है। लिंग आधारित विभाजन होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इंटरनेट उपयोग की दर कम होती है। 2022 में एक सर्वे किया गया था जिसमें भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 30% कम थी। सामाजिक रूढ़ियाँ, डिवाइस तक पहुंच की कमी होती है। डिजिटल साक्षरता की कमी इस अंतर को और ज़्यादा बढ़ाती है। डिजिटल साक्षरता इसकी कमी होती है खास करके गांव वाले क्षेत्र में। जो वंचित समुदाय होते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कई लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट का उपयोग करना ही नहीं जानते, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजना, डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। भाषाई बाधाएं भी हैं क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल सामग्री अंग्रेजी या हिंदी में होती है, जबकि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। तो कई बार भाषा सेम ना मिलने की वजह से लोग डिजिटल जो उपकरण होते हैं उनको यूज़ नहीं करते। सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल। सरकार ने डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए कई कदम उठाए। भारत नेट परियोजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है। सस्ते स्मार्टफोन और डेटा, रिलायंस जियो जैसे प्रदाताओं ने सस्ते डेटा और स्मार्टफोन की उपलब्धता को बढ़ा दिया, जिससे डिजिटल पहुंच में थोड़ा सुधार हुआ है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके लिए कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। चुनौतियां, बुनियादी ढांचे की कमी देखी जाती है, डिजिटल साक्षरता की कमी होती है और जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, मतलब कि लोगों में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको इस एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है कि डिजिटल तरीकों को या डिजिटल उपकरणों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो बुनियादी ढांचा, मतलब कि गांव, किसी भी देश का जो बुनियादी ढांचा होता है वो सबसे जो निचला सतर होता है उसको बुनियादी ढांचा कहा जाता है। बुनियादी ढांचा होता है गांव के लेवल पर। अगर हम जो डिजिटल एजुकेशन उसको नहीं पहुंचा पाएंगे तो उससे क्या होगा कि पूरे भारत में ही डिजिटल के जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले गांव वाले जो क्षेत्र है वहां पर नेटवर्क कवरेज को बढ़ाना होगा। स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना होगा। कुछ ऐसे ऐप्स, कुछ ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन होती है जिसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी यूज़ होती है, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं होती हैं जो कि सैकड़ों बोलियां भारत में बोली जाती हैं और जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो उनमें डिजिटल जो भी एजुकेशन या डिजिटल जो भी कार्य होते हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के लिए स्कूल समुदायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब कि स्कूल में और जो समुदाय होते हैं उनमें लोगों को समय समय पर इसकी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। महिलाओं और वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाएं होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं जो हैं इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आज भी पिछड़ी हुई दिखती हैं। हालांकि असमानता कम हो रही है, लेकिन इस क्षेत्र में असमानता इतनी कम नहीं हो पाई कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के बराबर डिजिटल को यूज़ करें। तो महिलाओं और जो वंचित समूह होते हैं उनके लिए कुछ खास योजनाएं बनानी होंगी। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड बिग रीड चैलेंज जो है OUP उन्होंने लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड बिग रीड चैलेंज टू प्रोमोट रीडिंग लिटरेसी। लिटरेसी जो रीडिंग है उसको बढ़ाने के लिए इसको चैलेंज को शुरू किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पठन और साक्षरता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि रीडिंग एंड लिटरेसी को, ऑक्सफोर्ड बिग रीड ग्लोबल चैलेंज शुरू किया है। यह एक वार्षिक
पढ़ने की प्रतियोगिता है जो कि भारत के सहित और देशों में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के छात्र जैसे कक्षा 1 से 9 के लिए ये आयोजित की जाती है। इसका स्वरूप कैसा होता है, क्या विशेषताएं हैं? ये जो है ये छात्रों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की पुस्तकों को पढ़ना होता है और आयु उपयुक्त गतिविधियों में फिर भाग लेना होता है। जैसे कक्षा 1 से 3 तक लेवल 1 होता है, 4 से 6 तक लेवल 2, 7 से 9 तक लेवल 3। तो लेवल 1 जो होता है उसमें नई बुक जैकेट को डिज़ाइन करना, दूसरे में होता है पुस्तक के बारे में रचनात्मक लेखन लिखना, कहानी का प्रकार, सेटिंग, मुख्य पात्र और अपनी राय देना। उसके बाद लेवल 3 होता है जिसमें किसी पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा को लिखना या 2 पुस्तकों की तुलना करना आपस में। स्कूलों के माध्यम से प्रविष्टियां भेजी जाती हैं और विजेताओं का चयन राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है। मतलब कि ये ग्लोबल लेवल पर ये कंपटीशन होता है। इसके लाभ क्या है? जो इसमें भाग लेते हैं, स्कूल भाग लेते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड रीडिंग बड़ी प्लेटफॉर्म तक मुफ्त पहुंच मिलती है, जिससे 100 छात्रों के लिए 1 महीने की डिजिटल सदस्यता भी शामिल होती है, मतलब कि डिजिटल मेंबरशिप मिलती है। पुरस्कारों में एप्पल आईपैड हो सकते हैं, OUP वाउचर होते हैं और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और अन्य पुरस्कार भी शामिल होते हैं। इसका जो 7वां संस्करण है, एडिशन है, वो 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें भारत और अन्य देशों के हज़ारों स्कूलों हिस्सा लिया था। 2024 में 575 स्कूलों से 7,000 से अधिक जो प्रविष्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं, जिसमें मदुरै के पामिन एस ने लेवल 1 में वैश्विक खिताब जीता है। मतलब लेवल 1 में जो मदुरै है भारत का, उसका जो पामिन एस है उसने 1 नंबर मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर आया है। ये जो कंपटीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों तक भी विस्तारित हो चुकी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी ये कंपटीशन करवाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि पढ़ने की जो प्रवाहिता है, मतलब कि रीडिंग फ्लुएंसी जो है, रचनात्मक अभिव्यक्ति करना, गहन को समझ को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF 2023 के अनुरूप पढ़ने को मूलभूत कौशल के रूप में मान्यता दी गई, जो कि जिज्ञासा, सहानुभूति और स्वतंत्र सोच को बढ़ाता है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड रीडिंग बडी क्या होता है? एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी है। इसके तहत 400 से अधिक डिजिटल पुस्तकें, क्विज का जो संग्रह या विभिन्न आयु समूह, जो डिफरेंट आयु के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए लेवल के लिए उपयुक्त जो डिजिटल लाइब्रेरी उनके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसमें कथा, गैर कथा, कविता, क्लासिकल जो शामिल है, क्लासिक्स शामिल है, जो कि ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री, प्रोजेक्ट एक्स और अन्य लोकप्रिय OUP शीर्षकों से लिए गए हैं। पुस्तकें 24 प्रगतिशील पढ़ने के सत्रों में व्यवस्थित है, शुरुआती पाठकों से लेकर उन्नत पाठकों को समर्थन देती है। उसके बाद निजीकृत पढ़ने का अनुभव होता है, मतलब प्राइवेटली पढ़ सकते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए एक डिजिटल रीडिंग कोच उपलब्ध होता है जो कि पढ़ने के सत्र का आकलन करता है। ये मंच छात्रों की रुचि, पढ़ने की क्षमता आधार पर पुस्तकों को सुझाता है। गेमिफिकेशन तत्व जैसे कि पुरस्कार और बैच बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्विज और मूल्यांकन होता है। इसमें हर एक पुस्तक के साथ इंटरेक्टिव क्विज शामिल होता है जो कि पढ़ने की समझ यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, शब्दावली और आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। क्विज में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें बहुविकल्पी यानी कि MCQ होते हैं, खाली स्थान ब्लैंक्स होते हैं और रचनात्मक प्रश्न शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी क्रिएटिविटी करनी होती है। शिक्षकों के लिए कुछ उपकरण दिए जाते हैं। डैशबोर्ड प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से हर एक छात्र की प्रगति, पढ़ने का समय और समझ के सत्र को ट्रैक कर सकें। ये मंच जो है शिक्षकों को व्यक्तिगत और समूह सत्रीय पढ़ने की गतिविधियों को डिज़ाइन करने में काफ़ी मदद करता है। मतलब टीचर्स के लिए काफ़ी लाभ होते हैं इसमें। इसके अलावा अभिभावक सहभागिता क्या है? और जो अभिभावक होते हैं बच्चों की प्रगति पर नज़र रखते हैं, पढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं, संसाधन उपलब्ध होता है। मंच घर और स्कूल के बीच एक सेतु बनाता है जिससे साक्षरता विकास में सहयोग बढ़ता है। ऑक्सफोर्ड बिग रीड चैलेंज के साथ एकीकरण किया गया है इसका। ऑक्सफोर्ड बिग रीड ग्लोबल चैलेंज में भाग लेने वाले जो स्कूल है, इस मंच तक उनको मुफ्त पहुंच मिलती है, जैसे कि 100 छात्रों के लिए महीने की मुफ्त सदस्यता होती है, मेंबरशिप। ये जो प्रतियोगिता है इसके लिए पढ़ने की सामग्री, गतिविधियों को समर्थन देता है, जैसे कि पुस्तक समीक्षा और रचनात्मक लेखन कार्य होते हैं। तो ये सभी उनके द्वारा मतलब हेल्प की जाती है। इसकी पहुंच और उपलब्धता कैसी है?
ये जो मंच है वेब आधारित होता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि इसे कक्षा घर दोनों में उपयोग किया जा सकता है। ऑफलाइन पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई भी जो बाधा होती है वो नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ऑफलाइन उसमें एजुकेशन होती है। बहुभाषी समर्थन होता है, मुख्य रूप से अंग्रेजी साक्षरता पर यह केंद्रित है। यह मंच जो है भारत जैसे बहुभाषी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और संदर्भों को भी ध्यान में रखता है। भारत में ये हिंदी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ सामग्री प्रदान कर सकता है, जो स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुकूल होता है। अब इसके लाभ क्या हो सकते हैं? पढ़ने की प्रवाहिता होती है, रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ती है। उसके अलावा रुचि और प्रेरणा का पता चलता है। गेमिफाइड अनुभव और पुरस्कार बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक समर्थन होता है, डेटा संचालित अंतर्दृष्टि शिक्षकों को, मतलब जो एजुकेटर होते हैं उनको व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियों बनाने में मदद करती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनुपालन होता है। भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2023 के तहत मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक लक्ष्यों का समर्थन करता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।